हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आइज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक और नया टॉपिक फॉर मेंस 2025 स्ट्रैटेजी। राइट, भले ही अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, यानी कि अगर आप ये पहली बार मेंस दे रहे हैं या आप पहले मेंस दे चुके हैं या आप आने वाली एग्जाम आप देंगे, यानी कि 2026 में आप अपना पहला अटेम्प्ट देंगे, तो इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। बिकॉज ये पर्टिकुलर वीडियो में हमने सिलेबस ओरिएंटेड रखा है कि यहाँ पे सिलेबस से अलाइन करके हम समझेंगे, हम स्ट्रेटजी समझेंगे जिससे हमारा नंबर बढ़ेगा। राइट, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें एग्जाम में नंबर बढ़ाना है, हमें अननेसेसरी ज्ञान नहीं लेना। राइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जीएस को क्रैक करना है, जिसके अंदर एथिक्स भी आ जाएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, और सभी के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान रहेगा। राइट, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमें समझनी है वो है कि दैट व्हाई मेंस मैटर्स मोस्ट, कि हमें मेंस एग्जामिनेशन इतनी ज्यादा क्यों मैटर करती है। क्योंकि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो एक एलिमिनेशन टेस्ट होता है, जिसको आप क्लियर करते हो तो आप क्वालिफाई होते हो फॉर मेंस एग्जामिनेशन, और वहां पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। दैट मीन्स कि आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कितना भी स्कोर कर लो, वो आपकी रैंकिंग में कैलकुलेट नहीं होता। आपके रैंकिंग में दो ही एग्जामिनेशन के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, पहला आ जाता है मेंस एग्जामिनेशन और दूसरा आ जाता है इंटरव्यू एग्जाम। अगर हम दोनों का ही देखें तो दोनों का जो टोटल आता है वो होता है 2025 मार्क का ये एग्जाम होता है, जिसके अंदर 1750 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मेंस में होता है और 275 मार्क इंटरव्यू का होता है। यानी कि 87% जो मार्क्स है वो मेंस से आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। हम देखते हैं कि स्टूडेंट क्या गलती करता है। जब एक स्टूडेंट नया नया ये पढ़ाई करना स्टार्ट करता है तो वो एक मिस्टेक जरूर करता है कि वो मेंस एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझता, वो प्रीलिम्स के पीछे भागता है। हालांकि प्रीलिम्स के मार्क्स तो आपके रैंक में कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपका किसका कैलकुलेट हो रहा है? दैट इज दी मेंस एग्जामिनेशन। यानी कि जो 1750 मार्क का सवाल है वो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है और हमें उसी पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर मुझसे पूछा जाए दैट व्हाट एग्जैक्टली मेंस इज अबाउट, तो मेंस में हम कह सकते हैं कि मेंस एक वो तरीके का पेपर है जो एक आपका रिटन इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, यानी कि मेंस में कैसे होता है कि जो सवाल आते हैं दैट सवाल कम्स फ्रॉम द अप्लाइड नॉलेज बेस। अप्लाइड नॉलेज बेस इन द सेंस, अगर मैं GS3 का एग्जांपल लेता हूं तो उसके अंदर सवाल आया है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम उससे कैसे ओवरकम कर सके। सो दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज। सो मेंस एग्जामिनेशन को ऐसा रिटन इंटरव्यू कंसिडर किया जाता है जहां पे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है आपसे, वो आपसे सवाल पूछता है दैट व्हाई वी शुड हायर यू, कि आप में ऐसा क्या है जो आपके बाजू में बैठा है या जो आपके आगे पीछे बैठे हैं उनमें नहीं है। तो आपको ये चीज लिख के समझानी है बाय आंसरिंग द क्वेश्चन दैट क्लाइमेट चेंज से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। वैसे ही अगर GS2 पे सवाल आया है कि हमारा गवर्नेंस कहां पे कमी हो रही है, तो वो चीज आपको समझनी है। वैसे ही GS1 में सवाल आया है कि हमारे सोसाइटी में रीजनलिज्म बढ़ रहा है, कास्टिज्म बढ़ रहा है, तो हमें उसको कैसे ओवरकम करना है। तो तीनों ही पेपर में अलग अप्रोच होती है। सिमिलरली GS4 में भी एक अलग अप्रोच होती है। राइट, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एग्जामिनेशन है 1750 मार्क की, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम छोटे छोटी चीजों पे फोकस कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हर GS में 20 सवाल आते हैं हर साल, यानी कि 4 GS मिला के 80 सवाल हो गए। अगर मैं हर सवाल में आधा आधा मार्क्स एक्स्ट्रा कर रहा हूं, यानी कि मैं हर GS पेपर में 10 मार्क एक्स्ट्रा स्कोर कर रहा हूं, तो अगर मैं 10 मार्क एक्स्ट्रा स्कोर कर रहा हूं हर पेपर में, तो मैं 40 मार्क एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूं। तो जब आप 40 मार्क एक्स्ट्रा लेके आओगे तो आपके रैंकिंग में 200 से 300 रैंकिंग आप ऊपर चले जाओगे। राइट, सो दैट मींस ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे जो हमें चीज समझनी है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, कि स्टूडेंट की जो अगर रियलिटी हम समझाते हैं तो स्टूडेंट, कई सारे लोग लिखते अच्छा है, राइट, बट इसमें बहुत कम लोग हैं जो एग्जाम की डिमांड पूरी कर पाते हैं। क्योंकि कई सारे लोग कंसिडर करते हैं दैट मेंस एग्जामिनेशन इज अबाउट नॉलेज, बट मेंस एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट नॉलेज। वो आपसे नॉलेज नहीं पूछ रहे, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच नॉलेज यू हैव गेन्ड, नॉट एज एन एस्पिरेंट बट एज एन इंडियन सिटीजन, कि आपने आपके सराउंडिंग में पॉलिटी कैसे समझा है, ज्योग्राफी कैसे समझी है, एनवायरमेंट कैसे समझा है, सिक्योरिटी कैसे समझी, सोसाइटी को कैसे समझा है। तो वो चीजें आपको एक इंडियन सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझोगे, नॉट जस्ट एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो चीज आपको लिख के समझानी है।
राइट तो हम कह सकते हैं दैट मेंस इज नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, कि ये इंफॉर्मेशन पे नहीं आ रहा है कि आप कितना इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो या हाउ मच नॉलेज यू कैन गेन, बट इट इज अबाउट हाउ मच नॉलेज यू कैन अप्लाई, कि जो भी नॉलेज आपने गेन किया है, जितना भी नॉलेज आपने गेन किया है, आप उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हो. सो इट इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्ट्रक्चर्ड थॉट. अब थॉट का मतलब कैसा है कि हर एक इंडिविजुअल का एक थॉट होता है. जैसे मेरा एक थॉट है, तो मैं चाहता हूं कि रिटन एग्जामिनेशन में मैं मेरे थॉट को एक्सप्रेस कर पाऊं इन राइटिंग. अब यहां पे आ जाती है राइटिंग स्किल, कि जो जितना बेटर तरीके से अपने थॉट को राइटिंग में एक्सप्लेन कर पाएगा, यूपीएससी उसको सबसे ज्यादा मार्क्स देता है. तो हमें वही चीज पे फोकस करके चलना है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, सी किसी में नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज सब में बहुत ज्यादा है, बट व्हाट वी आर लैकिंग इज कि जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो हमारा थॉट है, वो हम लिख के नहीं समझा पाते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो हमें थॉट पे ज्यादा समझाना है यूपीएससी को. इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लेते हैं कि एक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं कि सवाल आया है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब मैं कह रहा हूं कि एनवायरनमेंट को मैं अलग अलग तरीके से कनेक्ट करता हूं. मैं उसको कनेक्ट करता हूं पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको कनेक्ट करता हूं गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको कनेक्ट करता हूं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको कनेक्ट करता हूं इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको कनेक्ट करता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब यहां पे क्या किया मैंने, एनवायरनमेंट को 5 डायमेंशन से जोड़ लिया. अब पॉइंट है कि दिस इज नॉट अ न्यू टास्क, ये सभी स्टूडेंट कर रहे हैं. वो 5 डायमेंशन तो जोड़ पा रहे हैं, यानी कि ये थॉट सबके माइंड में है, बट जीत किसकी हो रही है कि वो ये थॉट को पेपर पे लिख के समझा पाए. तो जितना बेटर तरीके से आप लिखोगे, उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. सो वी कैन से दैट जो भी आपने चीजें अंडरस्टैंड करी गई है, वो अंडरस्टैंडिंग को आपको पेपर में एक्सप्लेन करना है. सो हेंस वी कैन से दैट अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल्स टू एक्सप्लेनेशन. ओके, तो आगे बढ़ते हैं जहां पे अभी तक हमने समझा कि वाई मीन्स मैटर मोस्ट, क्योंकि 87% ऑफ मार्क्स जो है हमारे यूपीएससी में, जिससे हमें रैंक आएगा, वो हमारा मेंस से ही आ रहा है. ठीक है, अब जो आगे चीज हमें समझनी है कि इसको अगर हम पेपर वाइज समझते हैं या जीएस के पेपर वाइज समझते हैं, तो 4 जीएस पेपर है, उनके चारों का एक अलग नेचर है और उनका अलग न्यूएंसेस है. अब चारों का अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि जीएस 1. अब जीएस 1 में क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री आ रहा है, हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री आ रहा है, राइट, हमारे पास सोसाइटी आ रहा है, हमारे पास ज्योग्राफी आ रहा है. तो जो सवाल आ रहे हैं वो ये सारे सेक्शन से आ रहे हैं. अब ये सारे सेक्शन से जो भी सवाल आ रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है कि अगर हम जीएस 1 की बात करते हैं, तो जीएस 1 में स्टूडेंट एक सबसे बड़ी गलती करता है कि हिस्ट्री पूछा है, यानी कि हमें बहुत सारे फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे. बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग फैक्ट्स. अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री को समझता हूं कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्या समझते हो, तो मैं कहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री इज अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कि एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है. कैसे कह सकते हैं कि जैसे मैं देख रहा हूं कि एक रिवॉल्ट हुआ है, 1857 रिवॉल्ट हुआ है. ठीक है, अब ये रिवॉल्ट के सर्टेन कॉजेस थे. ठीक है, सर्टेन कॉजेस था क्या कि कार्टिलेज इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर पिग और काउ का यूज किया जाता था, तो वो वहां पे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया, रिलीजियन सेंटिमेंट्स को, तो उससे उन्होंने एक रिबेलियन करना स्टार्ट किया. राइट, वो रिबेलियन धीरे धीरे रिवॉल्ट में बन गया. तो दैट मीन्स कि ये रिवॉल्ट वाज नॉट अ वन डे थिंग. ये रिवॉल्ट में जो थॉट प्रोसेस था लोगों का, वो कई सालों से चल रहा था, कि कई सालों से ब्रिटिश का एट्रोसिटी हो रहा है, और वो फाइनली इरप्ट हुआ एज अ वॉल्केनो, जो कि एक 1857 रिवॉल्ट में हुआ. सो दिस वाज द कॉजेस. तो देयर आर सर्टेन कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट. अब ये रिवॉल्ट तो हो गया, तो रिवॉल्ट को मैं कह सकता हूं कि दिस रिवॉल्ट इज एन इवेंट, कि ये एक इवेंट है. रिवॉल्ट इज एन इवेंट, उसका एक कॉज था. अब जो चीज का एक कॉज है, उसका एक इफेक्ट भी होगा. राइट, उसका एक इफेक्ट भी होगा. इफेक्ट क्या हुआ, दैट 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ गया, जिसके अंदर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करना स्टार्ट किया. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट उन्होंने लेके आया. दे वर स्टार्टेड डिवाइडिंग इंडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ लैंग्वेज, एवरीथिंग. दे जस्ट वांट टू डिवाइड इंडिया सो दैट दे कैन रूल मैक्सिमम. नाउ फिर क्या हुआ कि ये इफेक्ट क्या बना, दिस इफेक्ट बिकेम द न्यू कॉज. ये इफेक्ट एक कॉज बना किसके लिए, एक नया इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, कि एक इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ.
अब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट एक कॉज बना फॉर द नेक्स्ट ब्रिटिश पॉलिसी। तो यहां पे क्या चीज कहा जा रहा है कि जीएस1 में क्या रिक्वायरमेंट है, जीएस1 में क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है और क्रोनोलॉजी समझने की रिक्वायरमेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट कि ये एक्ट ये साल में आया, वो एक्ट वो साल में आया। आपको वो एक्ट क्यों आया है उसका एक कॉज था, राइट ये इवेंट का एक कॉज था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसका एक कॉज हुआ और वो एक इफेक्ट बना और वो एक्ट एक नया कॉज बना दूसरे इवेंट के लिए, राइट तो एक चेन ऑफ इवेंट्स हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री में। सो दिस इज हाउ जीएस1 इज अबाउट, कि जीएस1 में ये चीजें फोकस की जा रही है कि यहां पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे स्टैटिक का बेस लेके, वहां पे आपका एनालिसिस सॉल्व किया जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा फर्स्ट मेंस था, तो फर्स्ट मेंस में मुझसे एक सवाल पूछा गया था जीएस1 में, यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी नहीं होते तो क्या होता। नाउ दिस इज अ वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन, कि आपका यहां पे एनालिसिस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्लैरिटी कितनी, आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्रोनोलॉजी कितनी समझी है, और उसके हिसाब से आप उस पर आंसर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है दैट इज द जीएस2। नाउ जीएस2 में हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सोशल जस्टिस आता है, इंटरनेशनल रिलेशन भी आता है। अब जो सवाल आ रहे हैं कि यहां पे जैसे कोई पॉलिटी पे सवाल आ गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल आ गया, तो जस्ट सिर्फ एक आर्टिकल लिखना, दैट आर्टिकल 32 आपने कोट कर दिया, कि आर्टिकल 32 लिखने से आपने बोला कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन में मैच हो रहा है तो मैंने आर्टिकल 32 लिख दिया। बट इट इज नॉट जस्ट इनफ कि आप सिर्फ आर्टिकल 32 लिखना इज नॉट इनफ, यू हैव टू एक्सप्लेन आर्टिकल 32 इन द सिनेरियो दैट कि ये पॉलिसी में कैसे इंपैक्ट कर रहा है, राइट यानी कि एक कोई रीसेंट जजमेंट आया उसमें कैसे इंपैक्ट कर रहा है। तो यहां पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो रियल लाइफ एग्जांपल्स को इग्नोर कर दे रहे हैं, वो सिर्फ आर्टिकल 32 के बारे में लिख दे रहे हैं, बट ये आर्टिकल 32 वायलेट कैसे हुआ वो नहीं लिख पा रहे। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें गवर्नेंस और पॉलिटी पे फोकस करना है। गवर्नेंस में कि आपने एक नया लॉ आया है या एक नया इवेंट हुआ है, तो वो इवेंट से हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल वायलेट हो रहा है, तो आपने कहा आर्टिकल 32। अब वो आर्टिकल 32 क्यों वायलेट हो रहा है उस पे ज्यादा फोकस करना है। तो यहां पे क्या करना है, हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, नाउ द थर्ड इज जीएस3। नाउ जीएस3 इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट, बहुत डायनामिज्म है यहाँ पे। इसके अंदर इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये 5 सब्जेक्ट है जो पांचों ही बहुत ज्यादा डायनामिक है। अब यहां पे कैसा होता है कि स्टूडेंट को यहां पे फैक्ट्स लाने की जरूरत है। फैक्ट्स इन द सेंस कि स्टूडेंट को यहां पे डेटा लाना चाहिए और उनको केस स्टडीज लाना चाहिए। स्टूडेंट केस स्टडीज मतलब सिर्फ एथिक्स ही समझते हैं, बट नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट में कई सारी केस स्टडीज चाहिए, एनवायरमेंट में केस स्टडी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी में भी केस स्टडी चाहिए। हालांकि साइंस एंड टेक और इकोनॉमी में इतना केस स्टडी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये 3 सब्जेक्ट जो है, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट, ये तीनों में हमें केस स्टडी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वी शुड फोकस ऑन कलेक्टिंग दी थिंग्स, राइट। और एक और चीज है कि जब आप जीएस3 का आंसर लिख रहे हो ना, यू शुड कंसिडर योरसेल्फ एज अ पॉलिसी मेकर, कि आप ही पॉलिसी मेकर हो। कैसे? क्योंकि आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, लेट्स से इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट है। इंटरनल सिक्योरिटी में पूछा जा रहा है कि नक्सलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है या टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो अकॉर्डिंग टू यू हम ये रीजन में नक्सलिज्म कैसे कम करेंगे, हम ये रीजन में टेररिज्म कैसे कम करेंगे। सो आपको एक पॉलिसी मेकर से सोचना पड़ेगा, नॉट जस्ट ए न्यूज़पेपर रीडर। आप पॉलिसी मेकर बनोगे तो ही आप बता पाओगे ना कि ये बॉर्डर जो है हमारा, वहां से हमारा इंटरनल सिक्योरिटी खराब हो रहा है, तो हमें इस तरीके से नक्सलिज्म को हटाना पड़ेगा, राइट। हमें इस तरीके से इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ लाना पड़ेगा, हमें इस तरीके से इकोनॉमी में एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज को रोकना पड़ेगा, हमें इस तरीके से हमारे डिजास्टर को मैनेज करना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल पॉलिसी मेकर। सो यू हैव टू थिंक लाइक पॉलिसी मेकर, यू कैनॉट थिंक लाइक जस्ट अ न्यूज़पेपर रीडर। आपको एक पॉलिसी मेकर जैसे सोचना पड़ेगा कि आप अगर पावर में हो तो आप ये इकोनॉमी, ये एनवायरनमेंट, ये सिक्योरिटी, ये डिजास्टर, इन सब से आप कैसे ओवरकम करोगे। सो थिंक लाइक अ पॉलिसी मेकर। ओके, देन द लास्ट इज द जीएस4। जीएस4 ऐसे हमें पता है कि एथिकल डिलेमा पे सवाल बहुत आते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि स्टूडेंट है ना,
आंसर थोड़े से जेनरिक देते हैं। क्यों जेनरिक देते हैं? बिकॉज स्टूडेंट डोंट नो द मीनिंग ऑफ एथिक्स। एथिक्स इज व्हाट? एथिक्स इज अ वैल्यूज। अगर मैं वैल्यूज, अगर मुझसे पूछता है दैट व्हाट आर योर वैल्यूज, तो मैं कह रहा हूं कि माय वैल्यूज आर डिफरेंट देन यू। Why? Because value is a normative concept. Normative concept means कि मेरे कुछ certain norms है, मेरे कुछ certain principles है, आपके कुछ certain norms होंगे, आपके कुछ certain principles होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ऑल्सो नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट कि मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है? मेरे लिए हैप्पीनेस ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप लोग को समझ आ जाएगा, सो आई विल बी हैप्पी। आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? कि आपको जो चीज समझ आई है, जो आपने एग्जाम में लिख दिया, उससे आपको मार्क्स मिल गया, देन यू विल बी हैप्पी। तो हम दोनों के लिए हैप्पीनेस इज डिफरेंट। सो हैप्पीनेस इज व्हाट? इज अ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। सो सिमिलरली वैल्यूज भी वेरी करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और यूपीएससी इस पे सबसे ज्यादा फोकस करता है कि वो आपसे आपकी वैल्यूज जानना चाहता है। इसलिए समझिए कि GS3 में एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक है, ये 5 सब्जेक्ट मिला के 250 मार्क हो रहा है, और GS4 में सिर्फ एथिक्स मिला के 250 मार्क्स का आ रहा है। सो जस्ट इमेजिन द इंपॉर्टेंस यूपीएससी हैज गिवन फॉर GS4। किसी भी एक सब्जेक्ट में से 250 मार्क के सवाल पूछ रहे हैं, सो वी कैन नॉट इग्नोर दिस, राइट? तो हमें क्या समझना है? हमें एथिक्स का मतलब समझना है, हमें वैल्यूज का मतलब समझना है, राइट? और हमें वहां पे जेनरिक आंसर्स नहीं लिखने हैं, हमें वहां पे वैल्यू बेस्ड आंसर लिखने हैं। दैट मेरे प्रिंसिपल्स क्या है, मेरे नॉर्म्स क्या है, इसलिए वो सवाल आपसे पूछा गया है। जो सबको लगता है वो नहीं बताना है, आपको क्या लगता है आपको वो चीज बतानी है लिख के इन पेपर, राइट? तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि जीएस के ये पेपर्स को हमें इस तरीके से माइंडसेट रखना जरूरी है, राइट? अब जो दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट सिलेबस को थोड़ा अलग ही तरीके से समझ रहा है। कि स्टूडेंट क्या कर रहा है? वो सिलेबस को डिकोड करने की जगह वो उसको मेमोराइज करने की ट्राई कर रहा है। स्टूडेंट इज कीप ऑन मेमोराइजिंग दिस सिलेबस, राइट? नाउ मेमोराइजेशन इज नॉट द की, राइट? अंडरस्टैंडिंग और डिकोडिंग इज द मेन की। अब इसका अगर अब मैं देख रहा हूं कि GS2 में अगर हम देख रहे हैं कि GS2 में क्या है? गवर्नेंस है, ठीक है? GS2 में सोशल जस्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है। अब अगर इनको मैं ब्रेक डाउन करता हूं, राइट? अगर मैं गवर्नेंस को ब्रेक डाउन करता हूं, तो लेट्स से इफ आई ब्रेक डाउन द गवर्नेंस, कि गवर्नेंस में क्या क्या आता है? गवर्नेंस में आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि सेपरेशन ऑफ पावर्स आ रहा है, ठीक है? तो सेपरेशन ऑफ पावर इज व्हाट? इज नॉट जस्ट अ टॉपिक। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? कि ये एक यूपीएससी की थीम है, दैट दिस इज अ पर्टिकुलर थीम। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि एक सवाल आया है ऑन अकाउंटेबिलिटी, कि गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी पे आया। नाउ अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो अ थीम, कि ये एक थीम है, ठीक है? थर्ड अगर मैं कह सकता हूं कि लेट्स से लोकल गवर्नेंस पे आया है। Now, local governance is not just a topic, but it is also a theme. तो हमें ये themes पे फोकस करना होता है। तो ये हम कब कर पाते हैं? जब हम सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली GS3 में अगर मैं देखता हूं तो GS3 में क्या हो रहा है? GS3 में आ रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट्स है, तो ये हर एक सब्जेक्ट का एक अलग अलग थीम होता है। तो अब हमें होमवर्क में क्या करना होता है कि जब ये थीम होती है ना, तो जैसे आपने एक थीम समझ ली, लेट्स से हम GS3 में एक एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में मैं क्या चीजें फोकस करूंगा? कि एग्रीकल्चर में अगर मेरे को नोट मेकिंग बनाना होता है, कि नोट मेकिंग क्यों डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो डिमांड ही नहीं समझ पाते कि नोट मेकिंग का यूज क्या होता है। कि एग्रीकल्चर में मैं क्या देख रहा हूं? कि सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी डिपेंड है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सेकेंड थिंग मैं देख रहा हूं कि ये जितनी पॉपुलेशन है उसका GDP कंट्रीब्यूशन कितना है। थर्ड थिंग मैं देख रहा हूं कि फिर अगर हम इससे थोड़ा सा ओवरकम करते तो हमें एग्रीकल्चर के थोड़े बहुत इश्यूज के बारे में पता चलता है, कि सप्लाई चेन मैकेनिज्म इश्यूज है, राइट? प्रोडक्टिविटी का इश्यूज है और एक्सेट्रा। फिर अगर ये तो चलो इंडिया का हो गया, अब हम थोड़ा सा इंडिया के बाहर चलते हैं, तो मैं देखता हूं कि WTO के साथ इंडिया का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर। अब WTO में मैं आता हूं तो यहाँ पे दो चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। एक आ जाता है MSP पढ़ना पड़ता है, और एक आ जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। MSP इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द PDS। जो WTO कहता है कि आपको ये चीज बंद करनी है, पर इंडिया कहता है हम ये बंद नहीं करेंगे। तो यहां पे एक और चीज WTO में से बाहर निकलती, दैट इज द पीस क्लॉज, ठीक है? और ये पीस क्लॉज से क्या हो रहा है?
कि इंडिया और WTO का एक स्टैंड ऑफ हो रहा है। नाउ जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि एग्रीकल्चर में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके 1 या 2 पेज में आ जानी चाहिए। सो दैट इज द 1 पेजर नोट्स, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो ये 1 पेजर नोट्स में आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है? आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट कवर करना है, ठीक है, सिलेबस से करके आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट कवर करना है। सेकेंड थिंग है कि आपको करंट अफेयर का उसके अंदर एंगल डाल देना है और एक PYQ का ट्रेंड भी डाल देना है, राइट। तो आप समझ रहे हैं कि हम क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि आप सिलेबस को मेमोराइज मत करो, उसको डिकोड करो। सिलेबस में हमारे एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, तो आप एग्रीकल्चर में ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश करो, राइट। ये सारी चीजों पे अगर आप ज्यादा फोकस करते जाओगे तो आप एक और अच्छे से कर पाएंगे, राइट। और सिमिलरली अगर हम GS2 की बात करते हैं तो GS2 में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सब भी कॉन्सेप्ट है, तो GS2 में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट्स ऐड कर दो, राइट, तो ये उस तरीके से हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको इसको डिकोड करने के लिए ये होमवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसने होमवर्क कर दिया उसको इंटरव्यू में बुला लिया, जो होमवर्क नहीं कर पाया वो अभी भी प्रीलिम दिए जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ सिलेबस समझने के बाद जो हमारी दूसरी चीज है दैट इज द PYQs। ना PYQs को आप सिर्फ एक क्वेश्चंस मत समझिए, PYQs को आप एक कंपास समझिए कि वो आपको गाइड करता है, डायरेक्शन देता है कि आपको ये दिशा में जाने की जरूरत है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि UPSC PYQ से क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करता, बट वो थीम्स को बार बार रिपीट करता ही करता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं GS1 में देखता हूं तो उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट जो सोसाइटी में है वो UPSC 7 बार पूछ चुका है 10 साल में। तब जस्ट इमेजिन कीजिए कि 7 बार जो UPSC पूछ चुका है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इनफैक्ट UPSC के लिए भी। बट पॉइंट क्या है कि लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही नहीं पता, कि हम पूछते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट करने की क्यों जरूरत है, व्हाई गवर्नमेंट वांट्स वुमेन टू एम्पावर, क्योंकि 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कंपोज ऑफ वुमेन। तो अगर 50% पॉपुलेशन एम्पावर्ड नहीं होगी तो ये कंट्री कभी डेवलप कंट्री बन ही नहीं पाएगी। तो डेवलप कंट्री बनना है हमें, इसलिए हमें वुमेन को एम्पावर करना है, क्योंकि हमें उनका रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वुमेन का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर एक आदमी पढ़ता है तो वो खुद को पढ़ाता है, एक औरत पढ़ती है तो वो पूरे परिवार को पढ़ाती है। सो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट इतना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। फिर GS2 में देखा जाए तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स है, इनफैक्ट लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, ये हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे पूछे जा रहे हैं, यानी कि एक साल छोड़ के ये पूछा ही जा रहा है, ओके। फिर अगर हम GS3 में देखा जाता है तो GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट पे सवाल कंटिन्यूसली आते ही रहते हैं, स्टार्टअप पे सवाल आ रहा है, इन्फ्लेशन पे सवाल कंटिन्यूसली आता ही जा रहा है इन अ रिकरिंग फिनोमिना। सिमिलरली देन GS4 में इमोशनल इंटेलिजेंस पे सवाल आएगा, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल आ रहा है, वर्क एथिक्स पे सवाल आ रहा है। सो दीज आर द रिकरिंग थीम्स। तो अब मेरे को होमवर्क में क्या करना है कि मेरे को वुमेन पे एक 1 पेजर नोट बना लेना है कि वुमेन एम्पावरमेंट में, क्योंकि मेरे को पता है 7 बार पूछ चुका है तो 8वीं बार भी पूछेगा ही। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे एक 1 पेजर नोट बना देना है, सिविल सर्विसेज पे एक 1 पेजर नोट बना देना है, डिजास्टर मैनेजमेंट तो पूरा एक सब्जेक्ट ही हो गया, स्टार्टअप पे 1 पेजर नोट, इन्फ्लेशन पे 1 पेजर नोट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ट्रांसपेरेंसी, सब पे 1 पेजर नोट्स बनाने हैं। अगर आप ये कर लोगे तो आप हंड्रेड्स ऑफ पेज की जो आपका मेहनत होगा, जिसका कोई यूज नहीं होगा वो नोट्स का, उससे बच जाओगे। तो आपका समय बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टेड रहेगा, ओके, राइट। सो यहां पे हमें क्या समझना है कि वी डोंट हैव टू प्रिपेयर रैंडमली, हमें रैंडमली प्रिपेयर नहीं करना है, कि हमें ओपन एंडेड प्रिपरेशन नहीं करनी है कि मेरे को सब कुछ पढ़ना है। मैं विकिपीडिया की एग्जाम देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ UPSC क्लियर करने के माइंडसेट से आया हूं। तो हमें क्या करना है, हमें वही क्वेश्चंस को फॉलो करते रहना है जो UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है, क्योंकि उसी से ही आने वाले साल में क्वेश्चंस वापस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये सब तो चलो ठीक है, ये सारी बातें रह गई। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 चीजें हैं जो हमारी मेंस की स्ट्रेटेजी को स्ट्रेंथन करता है। द फर्स्ट थिंग इज द सिलेबस बेस्ड रीडिंग, कि हमें 10 सोर्स नहीं रखना है, हमें एक ही सोर्स रखना है और वो एक सोर्स को 10 बार रिवीजन करना है।
स्टूडेंट क्या करता है, वो 10 चीजें पढ़ रहा है और वो 10 चीजों को वो रिवाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतनी सारी चीजें रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, बट एक चीज को 10 बार पढ़ना पॉसिबल हो जाता है, राइट। सो दैट इज द सिलेबस बेस्ड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है करंट अफेयर्स लिंकेज। स्टूडेंट्स करंट अफेयर को लिंकेज नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि मणिपुर वायलेंस जो है वो सिर्फ GS3 में आएगा, हालांकि GS3 में भी आएगा क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी हैम्पर हो रही है, बट वो GS1 में भी आएगा, क्योंकि GS1 में हमारे में एक टॉपिक लिखा गया है सोसाइटी में, दैट इज द रीजनलिज्म, कि ये लैंड को लेके लड़ाई हो रही है। सिमिलरली WTO स्टैंड ऑफ, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो GS2 का पार्ट है। तो हमें क्या करना है, करंट अफेयर से इंटीग्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द थर्ड थिंग इज द थीम बेस्ड नोट्स, कि जो हम नोट्स बना रहे हैं 1 पेज नोट, वो थीम बेस्ड बनाओ, राइट। थीम बेस्ड बनाओ इन द सेंस कि आपने एक पेज पे वुमेन बना दिया, दूसरे पेज पे अर्बनाइजेशन कर दिया, फिर MSME कर दिया, क्लाइमेट के बारे में लिख दिया, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में लिख दिया, एक्सेट्रा। तो थीम बेस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। फोर्थ आ गया कि आंसर राइटिंग। आप कोई भी रैंडमली आंसर मत लिखिए यार, ये बहुत ही गलत एक स्ट्रैटेजी है कि मैं ये सब मैं को ये प्लीज ये चीज पे मैं जरूर फोकस करना चाहूंगा कि कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि जो डेली आंसर राइटिंग के पोर्टल्स होते हैं ना, वो उनको फॉलो करते हैं और वो रोज उस पर आंसर लिखते हैं। हालांकि वो आंसर्स लिखने से आपके पास कोई भी फोकस्ड एरिया नहीं है, आप अभी भी क्या कर रहे हो, ओपन एंडेड प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका मिशन फोकस नहीं हुआ है। मिशन फोकस कब होगा, जब आप PYQ से लिखना स्टार्ट करोगे। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप PYQs लिखो, तो आप PYQs लिखोगे, वो PYQ लिख के आप टॉपर की कॉपी के साथ कंपेयर कीजिए या किसी से इवैल्यूएट करवाइए, तो आपको समझ आएगा कि आपका मिशन अभी तक फोकस्ड है या नहीं है। क्योंकि ऐसे आप रैंडमली आंसर्स लिखते रहोगे तो यू विल एंड अप नोवेयर, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, राइट। तो अगर आप सब दिशा में जाना चाहोगे, सो यू विल एंड अप नोवेयर, आप कहीं पे पहुंच ही नहीं पाओगे। फिर लास्ट थिंग आ जाती है, दैट इज द मॉक टेस्ट एंड फीडबैक, कि हमें क्वांटिटी नहीं करनी, हमें 20 मॉक टेस्ट नहीं लगाने, हमें 5 से 6 मॉक टेस्ट लगाने, वो भी बहुत ज्यादा इनफ है। बट वो 5 से 6 मॉक टेस्ट को आप इतने अच्छे से दीजिए, उसका इतना अच्छे से इवेल्युएट करवाइए और उससे लर्निंग्स लीजिए कि आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, बॉडी में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, क्या वेज हो सकते हैं, क्या डायग्राम्स आप कर सकते हो, क्या फ्लो चार्ट बना सकते हो, ये सब चीजों पे आप फोकस कीजिए। इसलिए मॉक टेस्ट लिया जाता है। मॉक टेस्ट से आप अपना नॉलेज टेस्ट मत कीजिए, मॉक टेस्ट को एज ए प्रैक्टिस के लिए रखिए, इसे तो उसका नाम मॉक टेस्ट है। ओके, तो ये एक वीकली एग्जीक्यूशन प्लान है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, कि जैसे जो अभी देने वाले हैं एग्जामिनेशन 2025 में, तो आप मंडे टू वेनेसडे में आप फोकस कीजिए एक GS पेपर की थीम का। लाइक वुमेन आपने उठा दिया, तो वुमेन एक हमारी थीम है, तब उसको पूरा उठाइए, राइट, वो थीम को पूरा कवर कीजिए, राइट। फिर थर्सडे को आप 2 क्वेश्चंस लिखिए ये थीम पे, और वहां पे जो लास्ट वीक में आंसर्स लिखे हैं उनको रिवाइज करना है। फिर फ्राइडे को आपको एथिक्स की केस स्टडीज लिखनी है, ऐसे के लिए ब्रेनस्टॉर्म करना है। सैटरडे को हमें ऑप्शनल को रिवीजन करना है, PYQ की मैपिंग करनी है, और संडे को हमें मॉक टेस्ट देना है, या कोई मेंटर से या फिर आपके दोस्त से जिसके साथ आप पढ़ते हो उससे फीडबैक लेना ज़रूरी है, राइट। तो ये एक हमारा वीकली प्लान है जो शेयर किया। दिस इज़ नॉट अ कॉन्क्रीट प्लान, आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हो। इस जस्ट मैं आपको एक बेस दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से पूरे हफ्ते में हर चीज़ को कवर करना ज़रूरी है। ओके, कुछ चीज़ें हमें अवॉइड भी करनी है, लाइक हमें अवॉइड करना है रीडिंग विदाउट पर्पस, कि जब तक आपको पता नहीं है कि ये पढ़ा हुआ आप कौन से पेपर में यूज करोगे तब तक आप उसको मत पढ़ो, तब तक वो मतलब भी नहीं है। जब तक आपको समझ नहीं आना कि आपको इसको यूज क्या करना है तो वो सेंस नहीं है पढ़ने का। सेकेंड है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। दिस इज अ बिग नो, इट्स अ रेड फ्लैग। यू कैन नॉट इग्नोर PYQs, आपको PYQs पढ़ना ही पड़ेगा। थर्ड है कि आप मटेरियल्स कलेक्ट करते जा रहे हो, उस पर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, यानी कि आपने 10 सोर्स रखा है, कोई एक सोर्स को आप बार बार नहीं पढ़ रहे हो, राइट। आप अपने आंसर्स पे रिफाइन नहीं कर रहे हो, आप खाली मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, वो आंसर्स, वो मॉक टेस्ट से आपने क्या सीखा है उससे खुद को रिफाइन नहीं कर पा रहे हो।
लास्ट इज द डिलेइंग मॉक टेस्ट टिल इट्स टू लेट, कि आप डिले मत कीजिए कि मैं आखिरी 30 दिनों में मॉक टेस्ट करूंगा या करूंगी। आज से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको समझ आएगा आपको और क्या पढ़ने की जरूरत है, तो आपका पास पढ़ने के लिए एक पर्पस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोट आ जाता है, योर गोल इज नॉट टू लुक प्रिपेयर्ड। आपको खुद को प्रिपेयर्ड बताना नहीं है, आपको प्रिपेयर्ड करना है वेर यूपीएससी आस्क, कि यूपीएससी जो पूछता है वो चीजें प्रिपेयर करो। ठीक है, बाजू वालों को मत बताओ कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो, आप खाली यूपीएससी को बताओ कि आप इतने प्रिपेयर्ड हो। राइट, एक फाइनल मैसेज मेरे लिए यही है कि प्रीलिम्स में हम एलिमिनेट करते हैं, मेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं, और इंटरव्यू में हम रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फोकस करना है अभी मेंस में? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इन राइटिंग, कि आप जितना ज्यादा राइटिंग में एक्सप्रेशन करोगे अपने थॉट्स का, उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, सो लेट मेंस बी द स्टेज वेयर यू प्रिपरेशन बिकम्स आर्टिकुलेशन। राइट, अगली वीडियो सीरीज में हम जीएस 1 के स्ट्रेटेजी प्लस पीवाईक्यू थीम्स पे फोकस करेंगे। राइट, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ में क्लैरिटी मिली होगी, आपको कई सारी चीज़ें समझ आई होगी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शेयर दिस नॉलेज। ये पूरी मेंस की वीडियो सीरीज़ है, ये प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।